अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखें तो वो किसी T20 क्रिकेट मैच की तरह चलती है। मतलब हर गेंद पर एक फैसला चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, तुरंत नतीजे की उम्मीद रहती है। एग्जैक्टली। अगर गेंद बाउंड्री के पार गई तो तुरंत जश्न शुरू हो जाता है कि वाह क्या शॉट है, और अगर स्टंप्स उड़ गए तो बस तुरंत मातम छा जाता है कि लो सब खत्म हो गया। हम हर स्थिति या हर खबर पर तुरंत एक ठप्पा लगाने के लिए बेताब रहते हैं। सही बात है, ये अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है। हाँ, ये जीत है या वो हार है, बीच का कोई रास्ता तो हमारे दिमाग को बर्दाश्त ही नहीं होता है। देखिए, ये जो तुरंत ठप्पा लगाने की बात है ना, इसका सीधा संबंध हमारे इंसानी विकास यानी एवोल्यूशन से जुड़ा है। हमारा जो दिमाग है वो जंगलों और गुफाओं में विकसित हुआ है, जहाँ तुरंत फैसला लेना जिंदगी और मौत का सवाल होता था। मतलब सोचने का टाइम नहीं होता था उनके पास। एकदम नहीं। सामने से शेर आया तो वो बुरा है, बस भागो वहां से। पेड़ पर फल है तो वो अच्छा है, उसे खा लो। हमारे पूर्वजों के पास ये सोचने का समय बिल्कुल नहीं था कि क्या पता ये शेर सिर्फ रास्ता पूछने आ रहा हो। हाँ, वो तो बेवकूफी होती। तो इसी वजह से हमारे दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी हो गई है कि वो अनिश्चितता या उस ग्रे एरिया से बहुत घबराता है। मनोविज्ञान में इसे नीड फॉर कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। नीड फॉर कॉग्निटिव क्लोजर? हाँ। अच्छा। हाँ, जब हम किसी घटना को अच्छा या बुरा करार दे देते हैं तो हमारे दिमाग को ना एक तरह की राहत मिलती है। अनिश्चितता का जो तनाव होता है वो खत्म हो जाता है, भले ही वो निष्कर्ष कितना भी गलत क्यों ना हो। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि एक कॉग्निटिव क्लोजर की जरूरत ही अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती है। मतलब क्या हो अगर हमारी ये तुरंत निष्कर्ष निकालने की आदत ही मूल रूप से दोषपूर्ण हो? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या हो अगर जिस घटना को हम बुरा मानकर छाती पीट रहे हैं वही असल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी ढाल बनने वाली हो? आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी विचार की परतों को उधेड़ने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। हाँ, हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है एकोज ऑफ विजडम नाम के YouTube चैनल का एक बहुत ही चर्चित वीडियो, जिसका शीर्षक है जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, या एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इस वीडियो का ढांचा भले ही एक पुरानी लोक कथा पर आधारित हो, जिसमें एक साधारण गांव और एक बूढ़े किसान की कहानी है, लेकिन इसके भीतर जो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक गहराई है वो आधुनिक जीवन के शोर शराबे को शांत करने का एक बहुत ही अचूक फॉर्मूला है। हमारा उद्देश्य असल में उस किसान के नजरिए को डिकोड करना है। हम ये समझेंगे कि घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देना या सिर्फ ठहर कर देखने की कला हमारी दिमागी शांति को कैसे हमेशा के लिए बदल सकती है। सही कहा आपने, ये कोई आम कहानी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ना बहुत ही सीधे तरीके से होती है। उस गाँव में एक किसान रहता था जिसके पास एक बेहद खूबसूरत और मजबूत घोड़ा था। हाँ, जिसे देख के सब जलते थे। बिल्कुल, वो घोड़ा इतना शानदार था कि पूरा गांव किसान की किस्मत पर रश्क करता था। लेकिन एक सुबह जब किसान उठता है तो देखता है कि अस्तबल का दरवाजा खुला है और घोड़ा गायब है। अरे बाप रे! अब गांव वालों का जो रवैया है वो देखने लायक है। जैसे उन्हें पता चलता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और मातम मनाने लगता है। वे किसान से कहते हैं कि कितना बुरा हुआ, आप तो बहुत बदकिस्मत हैं, आपका सबसे कीमती घोड़ा चोरी हो गया, अब आपका क्या होगा? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि किसान इस पूरी अफरा तफरी के बीच बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो उन गांव वालों के सुर में सुर नहीं मिलाता है। वो पैनिक नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इतना कहता है कि बुरा हुआ या अच्छा ये तो वक्त ही बताएगा, पर मुझे विश्वास है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कोई साधारण जवाब नहीं है। तो इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो गांव वाले असल में रिएक्टिव मोड में हैं। उनका एमिगडाला, जो दिमाग का अलार्म सिस्टम होता है, वो बज उठा है, लेकिन किसान अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो तर्क और लंबी सोच का केंद्र है। और अगर हम गांव वालों की तुलना आज के दौर से करें तो वे बिल्कुल आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मतलब एक्स या इंस्टाग्राम पर भी तो यही होता है। हाँ, पल भर में फैसले आ जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे ही कोई खबर आती है, लोग बिना पूरी बात जाने, बिना कॉन्टेक्स्ट समझे तुरंत अपना फैसला सुना देते हैं। ट्रोल्स और कमेंटेटर्स बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कब कोई घटना घटे और वे उसे डिजास्टर या मास्टर स्ट्रोक घोषित कर दें। और मजे की बात यह है कि ये जल्दबाजी उन्हें कोई समाधान नहीं दे रही है, ये सिर्फ उनकी एंजाइटी बढ़ा रही है। सही बात है। किसान का ये संयम कोई हार मान लेना या चीजों के प्रति उदासीन हो जाना नहीं है।
अक्सर हमें लगता है कि जो इंसान नुकसान पर रो नहीं रहा है वो शायद सदमे में है या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लोग उसे पत्थर दिल समझ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन किसान के मामले में ये एक बहुत ही सक्रिय मानसिक स्थिति है। वो असल में उस कॉग्निटिव क्लोजर को नकार रहा है जिसकी हमने पहले बात की थी। वो जानता है कि जिंदगी की घटनाएं किसी किताब के पन्नों की तरह होती हैं। अभी सिर्फ एक पन्ना पलटा है, कहानी खत्म नहीं हुई है। लेकिन कहानी ना एक बहुत बड़ा यू टर्न लेती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव वाले शायद उस घोड़े को भूल चुके होते हैं। जाहिर सी बात है। और एक दिन सुबह सुबह अचानक वो गायब हुआ घोड़ा वापस आ जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि वो अकेला नहीं आता। जंगल में रहने के दौरान वो कई और जंगली और बेहद शक्तिशाली घोड़ों के झुंड के साथ घुल मिल गया था। उनका व्यवहार ना मानव मनोविज्ञान का एक और बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। उनका नजरिया एक सेकंड में 180 डिग्री घूम जाता है। बिल्कुल पलट जाते हैं वो। हाँ, कल तक जो लोग उसे गांव का सबसे बदनसीब इंसान कह रहे थे, वे अब ईर्ष्या और उत्साह से भरकर कहने लगते हैं कि वाह, क्या किस्मत पाई है आपने। आपका घोड़ा गया तो गया, पर अपने साथ कुबेर का खजाना ले आया। आप तो रातों रात अमीर हो गए। और यहाँ किसान का जवाब फिर से वही होता है। वो उन जंगली घोड़ों को देखता है, गांव वालों को देखता है और शांति से कहता है कि ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। बुरा हुआ या अच्छा, ये वक्त बताएगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसका संतुलन कमाल का है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं ना इस किसान के रवैये को पूरी तरह से हजम नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरा मतलब है कि एक नुकसान होने पर शांत रहना तो समझ में आता है, वो एक तरह का बचाव है। लेकिन जब आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल जाए, मुफ्त में इतने सारे शक्तिशाली घोड़े मिल जाएं, तो खुश ना होना क्या थोड़ा अजीब नहीं है? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या हम इंसान होने के नाते अपनी खुशियों का जश्न भी ना मनाएं? अगर मुझे कल कोई बहुत बड़ा प्रमोशन मिल जाए, तो क्या मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय एक साधु की तरह बैठ जाना चाहिए? क्या ये दर्शन हमें भावनाओं से पूरी तरह काटकर एक रोबोट नहीं बना देता? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जुड़कर देखें, तो किसान जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उस जश्न के कारण को बहुत गहराई से समझता है। ये रोबोट बन जाना नहीं है, इसे आप एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह देख सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर मतलब झटके सहने वाली चीज? हाँ, कार में शॉक एब्जॉर्बर का काम ये नहीं होता कि वो सड़क के गड्ढों या पहाड़ियों को गायब कर दे। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि कार के अंदर बैठे व्यक्ति को उस झटके का सीधा और जानलेवा असर ना हो। मनोविज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध कंसेप्ट है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल मतलब हम खुशियों के पीछे भागते हैं लेकिन असल में अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम सोचते हैं कि अगर मुझे वो कार मिल जाए या अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाए तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। हाँ, सभी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो कुछ ही दिनों में हमारा दिमाग उस खुशी का अभ्यस्त हो जाता है और हमारा खुशी का स्तर वापस वहीं आ जाता है जहां वो पहले था। किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। तो वो उस झूठे मायाजाल में नहीं फंस रहा है। एग्जैक्टली। इसके अलावा वो परिस्थितियों का गुलाम बनने से इनकार कर रहा है। जंगली घोड़े सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, वे अपने साथ एक बहुत बड़ा जोखिम और जिम्मेदारी भी लाए हैं। उन्हें पालतू बनाना, उन्हें खिलाना, उनकी देखभाल करना, ये सब एक नई चुनौती है। हाँ, जंगली घोड़ों को संभालना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बिल्कुल। गांव वाले सिर्फ सतह को देख रहे हैं, जबकि किसान उस नई संपत्ति के पीछे छिपी पूरी सप्लाई चेन और उससे जुड़े खतरों को देख रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो आप कह रही हैं ना, उसे हम एक बहुत ही आम उदाहरण से समझ सकते हैं। हम अक्सर उन लोगों की खबरें पढ़ते हैं जो रातों रात करोड़ों की लॉटरी जीत लेते हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं। बाहर से देखने पर हर किसी को लगता है कि वाह, इसकी तो जिंदगी संवर गई, ये दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। लेकिन अगर आप कुछ सालों बाद उन लॉटरी विजेताओं का जीवन देखें तो कई बार वो पैसा उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर चुका होता है। मैंने कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। परिवार में पैसों के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, उन्हें गलत आदतें लग जाती हैं और कई तो पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। जो चीज शुरुआत में एक साफ वरदान लग रही थी, वही कुछ समय बाद एक भयानक श्राप बन जाती है। किसान शायद इसी खतरे को भाप रहा था। और उस वीडियो में आगे ठीक यही घटित होता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं रहता, बल्कि एक ठोस वास्तविकता बन जाता है। तो आगे क्या होता है? किसान का एक जवान बेटा है,
वो सोचता है कि इन जंगली घोड़ों को ऐसे तो रखा नहीं जा सकता, इन्हें खेत में काम करने या सवारी के लायक बनाने के लिए पालतू बनाना होगा। हाँ, वरना वो किस काम के। तो वो एक एक करके घोड़ों को साधने की कोशिश करता है, लेकिन वे जंगली घोड़े हैं, उन्हें किसी के आदेश मानने की आदत नहीं है। इसी कोशिश के दौरान एक बेहद गुस्सैल और ताकतवर घोड़ा बिदक जाता है। ये तो होना ही था। वो किसान के बेटे को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। परिणाम ये होता है कि बेटे के पैर की हड्डी बुरी तरह टूट जाती है। अरे बाप रे। और मुझे लगता है कि मैं अनुमान लगा सकता हूं कि गांव वालों ने इसके बाद क्या किया होगा। वे फिर से अपना फैसला लेकर हाजिर हो गए होंगे। बिल्कुल, वे फिर से अपना वही पुराना चश्मा पहन लेते हैं। वे किसान के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, ये घोड़े कोई खजाना नहीं बल्कि एक श्राप है। फिर से वही ठप्पा लगाना शुरू। हाँ, वो कहते हैं, देखिए आपके इकलौते बेटे की टांग टूट गई, अब वो जिंदगी भर लंगड़ा कर चलेगा, खेत में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप सच में इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हैं। ये तो उस किसान के लिए सबसे मुश्किल परीक्षा की घड़ी है। मतलब अभी तक बात एक जानवर के खोने या पाने की थी। एक घोड़ा गया, कुछ घोड़े आ गए, ये सब एक व्यावसायिक या बाहरी नुकसान फायदे का हिस्सा था। हाँ, वो तो बस संपत्ति थी। लेकिन अब बात उसके अपने खून की है, उसके इकलौते बच्चे की है। कोई भी इंसान अपने बच्चे को दर्द से तड़पता हुआ देखकर अपनी सारी फिलॉसफी, अपना सारा दर्शन भूल सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक आम इंसान टूट जाता, शायद उन घोड़ों को मार डालता या अपनी किस्मत कोसने लगता। ये मनोविज्ञान के सबसे कठिन मोड़ों में से एक है। इमोशनल डिटैचमेंट को अपनों की पीड़ा के वक्त भी बनाए रखना। किसान यहाँ जो करता है वो उसकी मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो वो क्या करता है इस बार? वो रोते हुए या चीखते हुए प्रतिक्रिया नहीं देता। वो फिर से अपने उसी शांत भाव के साथ कहता है कि भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, लेकिन अभी भी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ईश्वर पर भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये तो बहुत ही गहरे स्तर का धैर्य है। हाँ, वो ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेटे की टांग टूटना कोई जश्न मनाने वाली बात है। वो दर्द को नकार नहीं रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि इस भयानक दिखने वाली घटना के पीछे भी कोई ऐसी बड़ी तस्वीर हो सकती है जो हमारी सीमित आंखों को अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन क्या ये एक तरह का टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी कैसे? मतलब जब सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तब भी जबरदस्ती मुस्कुराना, कहना कि सब ठीक है। आजकल तो इंटरनेट पर यही चलता है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो बस अच्छी बातें सोचो और दर्द भूल जाओ। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। लेकिन देखिए, किसान का रवैया टॉक्सिक पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो दोनों में क्या फर्क है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब होता है दर्द को दबाना, उससे भागना या उसे नजरअंदाज करना। किसान दर्द से भाग नहीं रहा है, वो अपने बेटे का इलाज कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। वो सिर्फ उस दर्द को एक अंतिम सजा मानने से इनकार कर रहा है। मतलब वो हार नहीं मान रहा है। बिल्कुल, वो भविष्य के लिए एक रास्ता खुला छोड़ रहा है। वो जानता है कि एक घटना जो आज तबाही लग रही है, वो किसी बहुत बड़े सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा है। और ये बात ना कहानी के अंतिम और सबसे बड़े मोड़ में बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये घटना का चरम बिंदु है। हाँ, ये हिस्सा बहुत रोंगटे खड़े करने वाला है। कुछ ही हफ्ते बीतते हैं कि उस राज्य पर एक पड़ोसी देश अचानक हमला कर देता है। युद्ध छिड़ जाता है। राजा की सेना को तुरंत हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ती है। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अब होता यह है कि राजा के सैनिक गांव-गांव जाते हैं और हर घर से स्वस्थ और युवा लड़कों को जबरन सेना में भर्ती करने लगते हैं। ये कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था। उन युवाओं को सीधे युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा रहा था, जहां से जिंदा लौट कर आने की संभावना लगभग न के बराबर थी। उस गांव के माहौल की कल्पना कीजिए। ये घोड़ा चोरी होने जैसा कोई छोटा नुकसान नहीं था, ये एक वास्तविक त्रासदी थी। बिल्कुल। हर घर से युवाओं को घसीट कर ले जाया जा रहा है। माताएं रो रही हैं, पिता बेबस खड़े हैं। एक तरह से पूरे गांव का भविष्य ही उजड़ रहा है। ये वो समय था जब मौत सीधे उनके दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन जब सैनिकों की वो टुकड़ी उस बूढ़े किसान के घर पहुंचती है तो दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, वहाँ कुछ अलग ही होता है। और सैनिक देखते हैं कि किसान का जवान बेटा बिस्तर पर पड़ा है। उसकी टांग की हड्डी बुरी तरह टूटी हुई है और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। युद्ध के मैदान में लड़ना तो दूर, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। और सैनिक क्या करते हैं? सैनिक आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कि ये लड़का सेना के किसी काम का नहीं है, ये अनफिट है, और वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और ठीक इसी पल में ब्रह्मांड का वो सारा ताना बाना, वो पूरी बड़ी तस्वीर एकदम से साफ हो जाती है। तो इस सब का असली मतलब क्या है?
जब हम वही सारे बिंदुओं को जोड़ते हैं तो दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई पजल सॉल्व हो गया हो। जिस टूटी हुई टांग को पूरा गांव दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती मान रहा था, जिस पर वे अफसोस जता रहे थे, वही टूटी हुई टांग उस लड़के के लिए जीवन रक्षक कवच बन गई। सोचिए, अगर वो पहला घोड़ा अस्तबल से नहीं भागता, हाँ, और अगर वो वापस लौटकर जंगली घोड़ों को नहीं लाता, अगर बेटा उन्हें साधने की कोशिश नहीं करता और उसकी टांग नहीं टूटती, तो आज वो भी मौत के मुंह में जा रहा होता। वो हर बुरी घटना असल में इस लड़के को युद्ध से बचाने की एक लंबी योजना का हिस्सा थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है कि हम समय के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देख सकते हैं। हम न उस चींटी की तरह है जो एक बहुत बड़ी पेंटिंग पर चल रही है। चींटी और पेंटिंग, अच्छा एनालॉजी है। चींटी को लगता है कि ये लाल रंग का धब्बा बहुत बुरा है और वो नीले रंग का धब्बा बहुत अच्छा है, लेकिन वो कभी ये नहीं देख पाती कि वे सारे धब्बे मिलकर कितनी खूबसूरत तस्वीर बना रहे हैं। क्योंकि उसका दायरा बहुत छोटा है। बिल्कुल। एक्स ऑफ विजडम की इस वीडियो का जो सबसे मजबूत संदेश है वो ये है कि जब चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही होती हैं, जब चारों तरफ अंधेरा लगता है, तब भी धैर्य बनाए रखना ही वो चाबी है जो हमें उस दौर से निकाल सकती है। ये सचमुच आज के युग के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल किट है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें हर वक्त पैनिक करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, हमारा अटेंशन ही उनकी करेंसी है। बिल्कुल। न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया एल्गोरिदम, सब इसी बात पर पैसा कमाते हैं कि हम तुरंत रिएक्ट करें। अगर वो किसान आज के दौर में होता तो वो किसी भी एल्गोरिदम के लिए एक बुरा सपना होता, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ, वो उनकी किसी काम का नहीं होता। ये कहानी हमें वापस हमारे सेंटर में लाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हर ब्रेकिंग न्यूज, हर नुकसान या हर सफलता पर तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि उस कहानी में असली खजाना वे शक्तिशाली जंगली घोड़े नहीं थे। तो असली खजाना क्या था? असली संपत्ति उस किसान का वो शॉक अब्जॉर्बर वाला नजरिया था। वो मानसिक संतुलन था जो उसे नुकसान की खाई में गिरने नहीं देता था और फायदे के अहंकार में उड़ने नहीं देता था। संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में जब एंजाइटी और स्ट्रेस महामारी की तरह फैल चुके हैं, उस किसान का ये सीधा सा मंत्र कि बुरा हुआ या अच्छा वक्त बताएगा, हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मेंटल थेरेपी का काम कर सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चश्मा है जिससे हम अपनी जिंदगी की घटनाओं को एक नए तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल। जब भी जीवन में कोई बड़ा झटका लगे तो याद रखिए कि शायद वो एक अल्प विराम है, कोई पूर्ण विराम नहीं है। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार जरूर छोड़ना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। हमने आज देखा कि कैसे किसान का वो अटूट धैर्य उसके और उसके बेटे के लिए जीवनदान बन गया। लेकिन हम एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं जो इस पूरी सोच को एक कदम और आगे ले जाता है। और वो सवाल क्या है? अगर यह सच है कि हर बुरी दिखने वाली घटना अंततः किसी अच्छी चीज की सीढ़ी हो सकती है, अगर एक टूटी हुई टांग किसी की जान बचा सकती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। कर्म करने, फैसले लेने और बस सब कुछ परिस्थितियों या नियति के भरोसे छोड़ देने के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ खींचती है? क्या हम चीजों को सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, या हम अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। सोचने के लिए बहुत कुछ है।